हाँ तो दोस्तों चलिए आज अपन एक नए टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट, निवेश। हम देखते हैं कि निवेश क्या है, निवेश के क्या घटक हो सकते हैं, निवेश के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनमें क्या अंतर देखने को मिलता है। तो हम निवेश को पढ़ें इससे पहले हम ये देखेंगे कि कैपिटल क्या होती है, पूंजी क्या होती है, पूंजी किसे कहें। तो ध्यान दीजिएगा कि सामान्य बोलचाल की भाषा में अपन कहते हैं कि जो द्रव है, जो हमारे पास में तरल रूप में मुद्रा है और जो प्रॉपर्टी है उसे हम पूंजी कहेंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स की टर्म में थोड़ा सा चेंज है। देखिएगा, पहली बात तो जो कैपिटल है वो मैन मेड गुड है, मनुष्य के द्वारा निर्मित वस्तु है, तो इसे कहा जाएगा मैन मेड गुड्स, मनुष्यकृत या मानवकृत वस्तु है। दूसरी बात, पूंजी वह है जो अधिक धन उत्पादन में प्रयोग की जाए, उसे कहा जाता है पूंजी। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता तो होती है कि ये मानव निर्मित है, मैन मेड है फर्स्ट। सेकंड देखिएगा, ये डायनेमिक है, गतिशील है। तीसरी बात देखिएगा, यह एक उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, इनएक्टिव है, निष्क्रिय साधन है। क्लियर यहाँ तक? आगे देखते हैं कि पूंजी के प्रकार कितने होते हैं। पूंजी के प्रकारों की बात करें तो हम दो भागों में इसे बांट सकते हैं, अचल पूंजी और कार्यशील पूंजी। पहला देखते हैं अपन कि अचल पूंजी क्या होती है। अचल नाम से ही क्लियर है, जो चलती नहीं है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल जो कैपिटल है वो क्या होती है उसको देखते हैं अपन। इमूवेबल का मीनिंग तो क्लियर हो गया कि जो चलायमान नहीं है। जैसे अपन बात करते हैं कि जिस पूंजी का उपयोग, जिन पूंजी के उन एलिमेंट्स का यूज़ जहाँ पर लंबे समय तक किया जाता है और स्थायी तौर पर किया जाता है, तो उसे अपन अचल पूंजी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, उदाहरण से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे भूमि, भवन और मशीनरी की बात करें तो ये सारी अचल संपत्तियां हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में स्थायी रूप से प्रयोग में ली जाती हैं। दूसरा देखिए, कार्यशील पूंजी क्या होती है। कार्यशील पूंजी को अपन ऑपरेटिंग कैपिटल या फिर वर्किंग कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए कि कार्यशील नाम से ही क्लियर है, ऑपरेटिंग की ऑपरेट करने के लिए जो ज़रूरी होती है कैपिटल, उसे कहेंगे ऑपरेटिंग कैपिटल। तो ऑपरेट करने के लिए जो पूंजी काम में ली जाती है वो होती है ऑपरेटिंग या वर्किंग कैपिटल। तो अल्पकालिक ज़रूरतों या दैनिक आवश्यकताओं या मासिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो पूंजी काम में ली जाती है उसे कहा जाता है कार्यशील पूंजी। जैसे देखिएगा, मासिक वेतन की बात करें, मजदूरी की बात करें, पानी, बिजली, टेलीफोन के बिल की बात करें, कच्चे माल के पेमेंट की बात करें, पैकेजिंग, एडवर्टाइजमेंट की बात करें, तो ये सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग कैपिटल हैं। आगे देखिएगा, निवेश क्या है। हम निवेश को समझते हैं तो निवेश से क्या अभिप्राय है। अब पूंजी पहले पढ़ा तो पूंजी का भी कोई ना कोई मीनिंग निकलता है। पूंजी निवेश के साथ में किस तरह से जुड़ा हुआ है उसको देखिएगा। एक वर्ष, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान पूंजी के स्टॉक में होने वाला परिवर्तन या वृद्धि उस वर्ष का निवेश कहलाता है। इसको ऐसे समझिएगा कि निवेश बराबर एक वर्ष के दौरान पूंजी स्टॉक में परिवर्तन। यहाँ लिखा है मैंने कि निवेश किसके बराबर होता है, एक वर्ष में पूंजी के स्टॉक में कितना परिवर्तन हुआ। सूत्र से समझिएगा कि I बराबर डेल्टा के। I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट और K का मतलब होता है पूंजी स्टॉक, पूंजी से लिया गया है। तो निवेश क्या है, निवेश पूंजी स्टॉक में परिवर्तन के बराबर होता है। अब देखिएगा आगे कि निवेश पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है, या फिर इसको कह सकते हैं कि पूंजी के स्टॉक में वृद्धि की एक प्रक्रिया है। क्लियर हो गया, निवेश क्या है, तो पूंजी स्टॉक में परिवर्तन को निवेश कहा जाता है। सूत्र याद रखिएगा कि I बराबर डेल्टा के। हाँ, तो अब बात करते हैं हम निवेश के घटकों की। इसके दो घटक होते हैं। पहला घटक है
स्थिर निवेश और दूसरा घटक है माल सूची निवेश। तो पहला देखिएगा, स्थिर निवेश किसे कहें। नाम से ही स्पष्ट है, जो स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में परिवर्तन होता है तो उसे स्थिर निवेश कहेंगे। तो स्थिर निवेश से क्या अभिप्राय, एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन स्थिर निवेश कहलाता है। अब उत्पादकों के द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों या कह सकते हैं पूंजीगत वस्तुएं, जैसे प्लांट और मशीनरी की खरीद पर जो खर्चा किया जाए, जो प्लांट और मशीनरी पर खर्च किया जाए तो उसे अपन कहेंगे स्थिर निवेश। आगे देखिएगा स्थिर निवेश का क्या महत्व है। पहला पॉइंट देखिए, जो उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक, जिसको अपन कहते हैं प्लांट और मशीनरी की बात की थी अभी अपन ने, तो प्लांट और मशीनरी की संख्या को न याद रख के आप आकार देख लीजिए, साइज। यदि प्लांट की साइज में बढ़ोतरी होती है, इसका मतलब उत्पादन के पैमाने में वृद्धि होगी। उत्पादन के पैमाने में वृद्धि होगी तो उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होगी, और उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होती है तो माना जाता है कि वो समृद्धि और विकास का सूचक होती है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि स्थिर निवेश से क्या फ़ायदे होते हैं। तो स्थिर निवेश का क्या सिग्निफिकेंस है, तो जैसे स्थिर निवेश बढ़ेगा, स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि होगी, तो उसके उपरांत क्या होगा, पहली बात तो स्टॉक से प्लांट के आकार में वृद्धि होगी या परिवर्तन होगा। यदि प्लांट का आकार बढ़ता है तो उत्पादन के पैमाने में वृद्धि होगी, स्केल बदलेगा, स्केल बढ़ेगा तो जो प्रोड्यूसर है उसकी कैपेसिटी में वृद्धि होगी, कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, कैपेसिटी बढ़ेगी तो वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंडिकेट करेगी। तो अब आपको ध्यान देना है कि स्थिर निवेश क्यों महत्वपूर्ण है। स्थिर निवेश हमारे प्रोडक्शन के पैमाने को बढ़ाता है, हमारे प्लांट की साइज़ को बढ़ाता है। जब भी प्लांट की साइज़ बढ़ती है तो हमारे स्केल में वृद्धि होगी, प्रोडक्शन स्केल में चेंज होगा। स्केल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि प्लांट बड़ा होगा तो क्षमता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी इसका मतलब उत्पादन ज़्यादा होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा तो वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है। चलिए इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। माना कि 2019 में किसी उत्पादक के पास 10 मशीनें हैं और 2019 के अंत में, वर्ष के अंत में बात करें अपन, और वर्ष के अंत में उसके पास यदि मशीनें 15 हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में ये हुआ कि उस वर्ष के दौरान 2019 के दौरान उसके स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई, 5 मशीनों की वृद्धि हुई। यही 5 मशीनों की वृद्धि स्थिर निवेश कहलाएगी, या अपन इसको स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि कहेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं अपन। माल सूची निवेश किसे कहें। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है। माल सूची में पहले सम्मिलित किसको करते हैं, अपन पहले माल सूची को समझ लेते हैं। इन्वेंट्री किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी एक समय में, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करते हैं, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उत्पादकों के पास में क्या स्टॉक हैं, क्योंकि स्टॉक एक अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि किसे अपन माल सूची निवेश कहें। तो नंबर 1, जो तैयार वस्तुएं हैं लेकिन बिकी नहीं है, प्रोड्यूसर के पास में पड़ी हुई है। नंबर 2, जो अर्ध तैयार हैं, जो इन प्रोसेस हैं, जो उत्पादन की प्रक्रिया में हैं, वो सारी वस्तुएं इन्वेंट्री के अंदर सम्मिलित होगी। तीसरा, रॉ मटेरियल जितना है वो भी इन्वेंट्री के अंदर सम्मिलित होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इन्वेंट्री के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। ऐसी वस्तुएं जो तैयार हैं लेकिन बिकी नहीं है, जो अर्ध तैयार है मतलब प्रक्रियाधीन है, और कच्चा माल। ये तीनों ही चीज़ें किसके अंदर आएगी, इन्वेंट्री के अंदर आएगी। तो हम देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इन्वेंट्रीज इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब है एक लेखा वर्ष के अंत में
डेफिनेशन वैसी ही बनेगी। हमने स्थिर निवेश में कहा कि स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में परिवर्तन, तो यहाँ कहेंगे माल सूची के स्टॉक में परिवर्तन। तो लेखा वर्ष के अंत में माल सूची स्टॉक में से क्या घटाएं, आरंभ में माल सूची स्टॉक। तो वही एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हमारे पास में 1000 वॉशिंग मशीनें बेच, जैसे अपन बात करें उत्पादक को ये एक्सपेक्टेशंस थी कि 1000 वॉशिंग मशीन को वो बेच देगा, लेकिन मांग के अभाव के कारण वास्तव में वो 500 मशीनें ही बेच पाता है। ऐसी स्थिति में 500 मशीनें क्या हो जाएगी, उसके पास में इन्वेंट्रीज हो जाएगी, और वो ऐसी इन्वेंट्रीज हैं जो अनडिज़ायर्ड है, जो अनचाही हैं, वो चाहता नहीं था लेकिन फिर भी उसके पास में रह जाती हैं। तो हम कहेंगे कि वास्तव में वर्ष के आरंभ में और अंत में जो माल सूची का स्टॉक था उनके बीच का अंतर ही क्या कहलाएगा, माल सूची निवेश कहलाएगा। देखिए, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान माल सूची स्टॉक में जो परिवर्तन है उसे कहा जाता है माल सूची निवेश। आगे समझिएगा कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या महत्व है। पहली बात, वो स्टॉक क्यों रखा जाता है, तो नंबर 1, बाज़ार की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए। यहाँ अनिश्चितताएं ध्यान रखिएगा, बाज़ार की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए, अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए वो स्टॉक रखे जाते हैं। नंबर 2 देखिए, ये आगत लिखा हुआ है, आगतों की पूर्ति हेतु। आगतों की जो पूर्ति सप्लाई होती है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, उसकी कमी से निपटने के लिए यदि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास में कम होंगे तो ऐसी स्थिति में उत्पादन कम होगा, तो उस कम उत्पादन को मद्देनज़र रखते हुए एडवांस में स्टॉक रखे जाते हैं। तीसरा देखिए, निकट भविष्य में यदि मांग अचानक से बढ़ जाती है तो ऐसी मांग को पूरा करने के लिए भी इन्वेंट्रीज को रखा जाता है। तो 3 बातें हो गई कि बाज़ार की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए, आगतों की जो सप्लाई है उनमें कमी होती है उससे निपटने के लिए, और निकट भविष्य में यदि मांग बढ़ जाती है तो उसे पूरा करने के लिए इन्वेंट्रीज रखी जाती हैं। अगला देखिए, सकल निवेश और शुद्ध निवेश में क्या अंतर है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, इनके बीच में भी डिफरेंस किसके बराबर होता है, डेप्रिसिएशन के बराबर होता है। तो देखिए, सकल निवेश किसे कहें। पहला, 1 वर्ष की अवधि के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों, ध्यान दीजिएगा 2 घटक थे, स्थिर परिसंपत्तियाँ और माल सूची स्टॉक। तो सकल निवेश किसे कहेंगे, 1 वर्ष की अवधि के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों प्लस माल सूची स्टॉक को खरीदने में जो कुल व्यय किया गया उसे कहा जाता है सकल निवेश। किसे कहेंगे, 1 वर्ष की अवधि के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों और माल सूची स्टॉक को खरीदने पर किए गए कुल व्यय को सकल निवेश कहा जाता है। उदाहरण नीचे सूत्र की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, फॉर्मूलेशन किया हुआ है, सकल निवेश बराबर 1 लेखा वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों को खरीदने पर व्यय, थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे, व्यय प्लस लेखा वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक पर जो किया गया व्यय है, इन दोनों व्यय को यदि जोड़ देंगे तो उसे हम कहेंगे सकल निवेश। शुद्ध निवेश किसे कहें, नेट इन्वेस्टमेंट किसे कहें। सकल निवेश में से यदि हम मूल्यह्रास को घटा दें, स्थिर परिसंपत्तियों का जो पुनर्स्थापन कर रहे हैं, जो घिसावट हो रही है, उस घिसावट को यदि माइनस करें तो हमें शुद्ध निवेश की प्राप्ति होती है। जैसे शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। तो डेप्रिसिएशन को यदि माइनस करें, क्योंकि स्थिर परिसंपत्तियों में डेप्रिसिएशन होगा, मूल्यह्रास होगा, जिस कारण से बाद में उनका पुनर्स्थापन किया जाता है, तो सकल निवेश में पुनर्स्थापन सम्मिलित होता है, लेकिन शुद्ध निवेश के अंदर पुनर्स्थापन को सम्मिलित नहीं किया जाता है। शुद्ध निवेश के कारण ही पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है। ध्यान दीजिएगा कि केवल शुद्ध निवेश बढ़ेगा तो पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होगी। आगे देखिएगा, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्रेरित निवेश किसे कहें। तो अधिक से अधिक जो
आय और लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाए उस निवेश को कहेंगे प्रेरित निवेश। प्रेरित होता है, किससे प्रेरित है? आय और लाभ से प्रेरित निवेश को प्रेरित निवेश कहेंगे। क्लियर हो गया कि ये किसी न किसी चीज़ से इंड्यूस्ड है, प्रेरित है। वो किससे प्रेरित होता है? या तो आय या लाभ से। अब इसको प्रभावित करता है, कौन कौन प्रभावित करेगा? कीमतें इसको प्रभावित कर सकती है, मजदूरी प्रभावित कर सकती है, ब्याज प्रभावित कर सकता है और आय भी इसको प्रभावित सबसे ज़्यादा करती है। जैसे आय यदि बढ़ेगी तो उपभोक्ता वस्तुओं की अधिक मांग करेंगे और अधिक मांग करेंगे तो निवेश भी बढ़ेगा। जब वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो निवेश बढ़ेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो किसका फंक्शन होता है? इनकम का फंक्शन होता है। तो आई इज़ द फंक्शन ऑफ वाई, क्योंकि ये आय से प्रेरित होता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या यह ब्याज लोच या ब्याज बेलोच इनमें से क्या होता है? तो आपका आंसर होगा क्योंकि ये आय लोच या आय बेलोच होता है। तो आपका आंसर होगा यह आय लोच होता है क्योंकि आय से प्रभावित होता है। आगे देखिएगा, इसको डायग्राम से अपन ने बता रखा है। यहाँ इन्वेस्टमेंट है और यहाँ इनकम है। जैसे इनकम बढ़ेगी, जैसे इनकम बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, या इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इनकम बढ़ी। यहाँ देखिएगा, जैसे इनकम बढ़ेगी ये इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। मतलब निवेश है वो आय से प्रेरित है। क्लियर है? तो जैसे ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा। तो कर्व कैसा जा रहा है अपना? अपवर्डेड कर्व है, जो ये शो कर रहा है कि निवेश आय से प्रेरित है। आय बढ़ेगी तो निवेश भी बढ़ेगा। आगे देखिएगा, स्वायत्त निवेश, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? यह आय और लाभ से प्रभावित नहीं होता है। नंबर 1, इसका मतलब ये हुआ कि यह आय बेलोच होता है, जबकि प्रेरित निवेश आय लोच होता है और ये आय बेलोच होता है। वो इनकम इलास्टिक होता है, यह इनकम इनइलास्टिक होता है। स्वायत्त निवेश की बात करें तो मांग में परिवर्तन से भी ये प्रभावित नहीं होगा, लेकिन ये स्वयं मांग को प्रभावित ज़रूर करता है। आगे देखिएगा, जितने भी सोशल ओवरहेड्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं वो सारे के सारे स्वायत्त निवेश कहलाते हैं। इसको कौन कौन प्रभावित करता है? इसको प्रभावित करते हैं नवप्रवर्तन, आविष्कार, जनसंख्या वृद्धि, श्रम शक्ति की वृद्धि, अनुसंधान, मौसम में परिवर्तन, युद्ध और क्रांति। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। आगे देखिएगा, इसको डायग्राम से देखते हैं अपन। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये भले इनकम बढ़ेगी लेकिन ये न्यूट्रल रहता है। देखिएगा, ये जो कर्व बना हुआ है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का वो बिल्कुल हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस है। तो ये निवेश है और ये आय है। आय बढ़ी लेकिन निवेश में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि यह आय और लाभ से प्रेरित नहीं होता है।